नमस्कार एंड वेलकम बैक टू अपना क्लासरूम। मैं योगेश योगी सर आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी जो सेक्शन चल रहा है, इस सेक्शन में हम झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग में पूछे जाने वाले प्रश्नों का अनुसार जो चैप्टर है उसी चैप्टर पर मैं बात करने जा रहा हूँ। तो झारखंड में जो जनजातीय विद्रोह है, यह वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चैप्टर के गिनती में आता है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जो है प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों में पूछे जाते हैं। तो मैं यहाँ जनजातीय विद्रोह क्यों हुआ, इसके क्या कारण थे, इस बारे में भी चर्चा करूँगा। सबसे पहले ध्यान रखें कि कोई भी विद्रोह, जहाँ कहीं भी किसी प्रकार का विद्रोह होता है, चाहे वह झारखंड में हो, चाहे संपूर्ण भारत में हो, या फिर भारत के किसी अन्य क्षेत्र में हुआ हो, विद्रोह जो होता है एक पृष्ठभूमि पहले ही विद्रोह की बन जाती है, उसके पश्चात ही विद्रोह होता है। क्योंकि हर विद्रोह के पीछे कुछ न कुछ जो पुराने कारण होते हैं वे छुपे होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर लेंगे हम भारत में 1857 की जो विद्रोह हुई, तो 1857 की जो विद्रोह हुई उसके पीछे का जो तात्कालिक कारण था आपका चर्बी वाले कारतूस था, परंतु उससे पहले भी कई तरह के असंतोष थे हमारे समाज में, हमारे आर्थिक जीवन में, हमारे सामाजिक जीवन में, जो अंग्रेजों ने प्रभावित किया था। और उसी का परिणाम स्वरूप आपका जो आंदोलन हुआ, 1857 का आंदोलन हुआ, जिसे हम लोग स्वतंत्रता की पहली लड़ाई भी कहते हैं। यहाँ मैं बात करना चाहता हूँ झारखंड के संदर्भ में, क्योंकि आपका जो द्वितीय पत्र है झारखंड से रिलेटेड है, और झारखंड में जो जनजातीय विद्रोह हुए उन विद्रोहों का स्वरूप क्या था और इसके क्या कारण थे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं 1767 ईस्वी में जो 1767 में अंग्रेजों का झारखंड में आगमन होता है, अंग्रेज झारखंड में आ जाते हैं। झारखंड कहने का मतलब है उस समय का बिहार, बंगाल, उड़ीसा क्षेत्र जो होता है, क्योंकि झारखंड आप जानते हैं कि 2000 में एक राज्य बना, जो बिहार पुनर्गठन विधेयक, राज्य पुनर्गठन विधेयक, बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 जो पारित हुआ था, उसी के आधार पर 28वां राज्य के रूप में हमारा झारखंड का निर्माण हुआ था। उसके पहले क्या था परिस्थिति और क्यों यहाँ पर समय समय पर आंदोलन हुए, उसके क्या कारण थे, इसे हम 3 भागों में बांट के ध्यान देंगे। यहाँ पर जो पहला भाग है वह राजनीतिक कारण, यहाँ की राजनीतिक परिस्थितियाँ क्या थी जो कि आदिवासी लोग आंदोलन करने लगे। देखिए, आदिवासी जो होते हैं बहुत ही शांत स्वभाव के और अपने समाज में घुलने मिलने वाले लोग होते हैं, परंतु जब दीकुओं का यहाँ आगमन हुआ, दीकू कहने का मतलब एक टर्म है आदिवासी समाज में। दीकू मतलब होते हैं बाहरी, जो बाहरी लोग यहाँ आए और यहाँ बसने लगे। इसने क्या किया, यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ की जो रीति रिवाज है, उस पर हस्तक्षेप करना चालू कर दिया। यहाँ की जो राजनीतिक व्यवस्था थी उसके बारे में उसे चौपट करने पर लग गए और इन्हें किसी न किसी रूप में हीन भावना से ग्रसित करने लगे। और ये लोग अपने आप को उस जो दीकुओं के जीवन शैली था और अपनी जीवन शैली में तुलना करते थे, तो इन्हें लगता था कि ये जो दीकू है हमारा शोषण भी कर रहे हैं और हमारे सांस्कृतिक जो धरोहर है उन्हें नष्ट भी करने पे लगे हैं। देखिए, जो 1767 ईस्वी में जब यहाँ पर कंपनी का आगमन हो जाता है, यानी कि 1767 में कंपनी का जब आगमन होता है और अंग्रेजी शासन का जो प्रभाव यहाँ पर पड़ना लगता है, तो इसी दौरान छोटे बड़े कई तरह के विद्रोह इस क्षेत्र में होते हैं। अगर हम सभी विद्रोहों का बात करें तो लगभग छोटे और बड़े विद्रोहों को अगर जोड़ेंगे तो मुझे लगता है कि झारखंड क्षेत्र में 40 से 45 ऐसे विद्रोह की गिनती की जा सकती है। परंतु जैसा कि हमारे जो सिलेबस में है उस अनुसार हम यहाँ पर 13 मुख्य विद्रोहों को ध्यान में रख के जो है आगे का क्लास को कंटिन्यू करेंगे।
तो वो तो बाद की बात है, क्योंकि इस काल में बहुत सारे विद्रोह हुए थे झारखंड के अन्य क्षेत्रों में, परंतु सभी विद्रोह संगठित नहीं थे और सभी के स्वरूप भी एक जैसे नहीं थे। हम यहाँ पर कारण की चर्चा करने के लिए आए हैं और आज हम कारण के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जनजातीय विद्रोहों के जो कारण थे उसे 3 भागों में बांटेंगे। पहला भाग जो है वो है इसका राजनीतिक कारण, दूसरा भाग इसका आर्थिक कारण है और तीसरा भाग इसमें जो सामाजिक कारण है उसको लेंगे। इस दौरान जो आपका देखते हैं 1767 में सबसे पहले जब अंग्रेजों का आगमन हुआ, उसी दौरान ढाल विद्रोह हुआ था। 1767-68 ईस्वी में ढाल विद्रोह हुआ था जो 1777 ईस्वी तक चला था। क्या कारण था? राजनीतिक कारण क्या था यहाँ के आंदोलन होने का? इस आंदोलन का राजनीतिक कारण क्या था? तो सबसे पहला है कि आदिवासी जो अपनी शासन व्यवस्था से संचालित हो रहे थे, उन शासकों का अंग्रेजों ने दमन करना शुरू किया, यानी कि उन शासकों को मिटाना चालू कर दिया था। अंग्रेज लोग जानते थे कि अगर ये शासक रहे और इन शासकों का शासन चला तो हमारा जो मंसूबा है वह कभी कामयाब नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, यहाँ के जो देसी शासक थे या जो आदिवासियों के भला के लिए सोचते थे, उन शासकों का पहले दमन करना चालू किया, उनका शोषण करना चालू किया, उन पर तरह तरह के लांछन लगाए गए, कर बढ़ाए गए और उनके क्षेत्रों को हड़पा गया। उन्हें ऐसे मजबूर किया गया कि वे अपने राजनीति से संन्यास ले लें और अंग्रेजों को अपनी सत्ता सौंप दें। दूसरा मुख्य कारण होता है कि आदिवासी क्षेत्रों में अंग्रेजों का अधिकार। आदिवासी क्षेत्रों में जब अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया तो यहाँ पर क्या किया, तरह तरह के अपने नियम और अपने कायदे से शासन करने लगे। इन क्षेत्रों में जहाँ वे स्वतंत्र रूप से विचरण करते थे, उनकी स्वतंत्रता को छीनने की प्रक्रिया चालू कर दी गई। इन क्षेत्रों में अब वे अपनी मर्जी से ना तो खेती कर सकते थे, ना ही चारागाह का आपको चारागाह में अपने पशुओं को चारण कर सकते थे। तो परिस्थितियां विपरीत होती गई और इन क्षेत्रों में जो अधिकार अंग्रेजों ने किया उसका नतीजा निकला कि इन अधिकारों का विरोध में एक बिगुल भी बज गया। नए नियमों का जो है और कानूनों का असर होने लगा। नया नियम जैसे कि अस्थाई बंदोबस्त वगैरह वगैरह जो अंग्रेजों ने इस समय लाए थे, छोटानागपुर में जैसे विल्किंसन नियम हो गया, इस टाइप के जो नियम आए थे उससे क्या हुआ था कि इन लोगों के जो अपने पढ़ा पंचायत या मुंडा मानकी शासन व्यवस्था या नागवंशी शासन व्यवस्था, जो शासन व्यवस्थाएं थी वह शासन व्यवस्थाओं को ध्वस्त कर दिए गए और उनके नियम और कानून यहाँ पर लागू करने लगे। इससे क्या हो रहा था, एक तो आदिवासी जो थे वह पढ़े लिखे कम होते थे और इन्हें कानूनों के चक्कर में डाला जाने लगा। ये लोग अब कमिश्नरियां और थानों के चक्कर लगाने लगे, इससे उनकी परेशानियां बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी और जब परेशानियां बढ़ती है तो लोग स्वतः ही उसमें उस विद्रोह की ओर दौड़े हुए चले आते हैं, क्योंकि परेशानियों का समाधान जब नहीं होता है तो लोग उन परेशानियों के खिलाफ एकजुट होते हैं और एकजुट होकर आवाज़ बुलंद करते हैं। तो यहाँ पर जो नियम अंग्रेजों ने लगाए उन नियमों को मानने के लिए वे लोग तैयार नहीं थे। जो कानून थे उन कानूनों का जो पालन था वह करने के लिए ये लोग बाध्य नहीं होना चाहते थे। इस कारण से ये लोग आंदोलन की ओर अग्रसर हो गए। आदिवासियों का शोषण जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वह आदिवासियों का शोषण है। क्यों, किस प्रकार से शोषण हो रहे थे? कहा जाता है कि आदिवासियों का इस दौरान शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के शोषण अंग्रेज लोग करना चालू कर दिए थे, क्योंकि शारीरिक रूप से बलिष्ठ होते थे आदिवासी आज भी, जो शारीरिक दृष्टिकोण से बलिष्ठ होते हैं, काम करते हैं और अपने जीविकोपार्जन को चलाते हैं। परंतु अंग्रेज जब यहाँ पर आए तो आदिवासियों से बेगार करवाने लगे और उनकी ज़मीन को जब्त कर लिए और उनके ज़मीनों को जो यहाँ के दिखुए थे उन्हें दे दी गई, यानी कि जमींदारी प्रथा जो था वह जमींदारी प्रथा के अधीन आ गए और वे जमींदार लोग इनको लगातार काम करवाते और उनको जो उचित मेहनताना है वह भी नहीं देते थे।
इस प्रकार से ये लोग आदिवासियों का शोषण करने लगे। यहाँ पर देखेंगे जब अंग्रेज, इसके पश्चात जब अंग्रेजों से आपका जमींदारों का जो भिड़ंत होती है, उस दौरान क्या किए, जमींदार लोग अपना खेल खेले और जमींदार लोग आदिवासियों को भड़काने का भी काम कर रहे। जमींदारों ने आदिवासियों को भड़काने का भी काम किया। आदिवासी को भड़काने का मतलब, कहने का मतलब ये है कि आदिवासियों को गुमराह किया गया और उन्हें अपने भला और बुरा सोचने के लिए समय नहीं दिया गया। उन्हें यह बताया गया कि देखिए, तुम लोगों के लिए जो स्थानीय जमींदार हैं या यहाँ जो जमींदार हैं वही ठीक है, और जो बाहर से आए हैं वे लोग किसी न किसी रूप में अब तुम्हारा शोषण करने के लिए आए हैं। इससे क्या हुआ कि वे आदिवासी जो नासमझ थे या बोल सकते हैं कि कम पढ़े लिखे थे, वे सोचे नहीं कि हमें विद्रोह किनके खिलाफ करनी चाहिए, और कई बार उन्हें जो जहाँ विद्रोह नहीं करनी चाहिए थी वहाँ विद्रोह किए और बुरी तरह से पराजित भी हुए और उनका खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ा। तो जमींदारों द्वारा भड़काए जाने के कारण भी कई जगहों में विद्रोह हुए थे, और इन विद्रोहों का स्वरूप भी बहुत ही घटिया था, क्योंकि जमींदार भड़काने के बाद जब विद्रोह हो जाते थे तो ये जमींदार अपने घरों में दुबक जाते थे और फ्रंट लाइन पे हमारे आदिवासी भाइयों को ला देते थे और उन्हें उसका हर्जाना भुगतना पड़ता था। इस समय जो देशी रियासतें यहाँ पर कार्य कर रही थी, इस काल में जो यहाँ की देशी रियासतें थी, यहाँ पर जो शासन हुकूमत चलाती थी, उन देशी रियासतों को अंग्रेजों ने समाप्त कर दिया था। इससे भी क्या होता है कि जो यहाँ का जो शासन व्यवस्था थी, जो राजतंत्र था या जो राजाओं के अधीन कार्य करते थे, जो सैनिक थे, वे लोग विद्रोह करने के लिए टूट पड़ते हैं। तो देशी रियासतों का जो समाप्त हुआ, उसके कारण भी विद्रोह, यहाँ पर कई विद्रोह हुए। आपको बता दें, चेरों का विद्रोह या भोक्ता विद्रोह जो 1770-71 में हुआ, इन्हीं सब कारणों से हुआ था। इसके पश्चात हम जाते हैं आर्थिक कारण। तो आर्थिक कारण क्या हो सकता है? आर्थिक दृष्टिकोण से झारखंड वर्तमान समय में भी और पूर्व काल से ही संपन्न रहा है, क्योंकि यहाँ इस धरती को रत्न गर्भा कहा जाता है। यहाँ अनेक खाने हैं और यहाँ अनेक धातुएं मिलती है। हमारे जो झारखंड के क्षेत्र हैं, यहाँ पर अस्थाई बंदोबस्त को लागू किया गया। अस्थाई बंदोबस्त को लागू करने का हर्जाना सबसे ज़्यादा यहाँ के जो आदिवासी किसान थे उन्हें भुगतना पड़ा। जो यहाँ के मूल जो निवासी थे, जो यहाँ के, अब उन पर दीकुओं का राज चलने लगा, क्योंकि जमींदार जो थे वह अस्थाई बंदोबस्त के अंतर्गत आ गए और जो आदिवासियों की भूमि थी उन पर अब लगान लगनी चालू हो गई थी, क्योंकि खुटकट्टी भूमि जो होती थी उन पर लगान पहले नहीं लगती थी। ये लोग अस्थाई बंदोबस्त के दौरान उन खुटकट्टी भूमियों को भी उसी दौरान शामिल कर लिया गया और उनसे जबरदस्ती की लगान वसूली की जाने लगी। तो यहाँ अस्थाई बंदोबस्त के लागू होने से भी जो है यहाँ के आदिवासी लोग बहुत ही परेशान हुए और उन्होंने आंदोलन का रुख अपनाया। दूसरा आर्थिक कारण है जमींदारों और साहूकारों द्वारा शोषण। जैसा कि पॉइंट से ही आपको लगता है, जो यहाँ के जमींदार थे, जिनके खेतों में हमारे आदिवासी भाई लोग काम करते थे, उन जमींदारों ने क्या किया था कि उन्हें बेगार पर रखना चालू कर दिया था। ना उचित मजदूरी मिलती थी, ना ही उन्हें उचित सम्मान मिलता था। और साहूकारों ने, जो किसान स्वयं से खेती करते थे, उन पर साहूकार अपना जो बीज और अपना जो खाद के बदले जो धन लेते थे, वह बहुत बड़े ऋण के चक्कर में पड़ जाते थे और इस प्रकार से साहूकार लोग उनके घर में शोषण करते थे और वहाँ से जो भी अनाज उत्पन्न होते थे उन अनाजों को लेके वे चले जाते थे। इस प्रकार से पूरा खेती करने के बाद भी किसानों के हाथों में कुछ नहीं आता था। तो जमींदारों और साहूकारों के द्वारा भी इस दौरान शोषण किया जा रहा था। तो जमींदार और साहूकार के शोषण का एक ये आर्थिक कारण भी हो जाता है कि जमींदार और साहूकारों का शोषण भी आंदोलन का रुख को आगे बढ़ाता है। अकाल का प्रभाव, इसमें अकाल का प्रभाव कहने का मतलब है कि 1860 के बाद हर झारखंड क्षेत्र में देखेंगे
तो 1860 के बाद झारखंड क्षेत्र में 25 बार अकाल पड़े हैं, जो कि दुर्भिक्ष जो बोलते हैं अकाल को, यह दुर्भिक्ष यहाँ पर बार बार आया है और इससे बहुत सारे जो फसल हैं, जो खड़ी फसलें थी वह खत्म हो गई और जो यहाँ के अकाल के दौरान जो आपका राहत कार्य होता है वह राहत कार्य उचित ढंग से यहाँ नहीं हुआ। इसके कई सारे कारण भी हो सकते हैं जो हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट जो है उस पर पढ़ेंगे कि यहाँ पे जो अकाल हुआ था उस दौरान राहत कार्य क्यों नहीं पहुँच पाए। पहला बात है कि यहाँ पर जो पहाड़ी क्षेत्र है, दुर्गम क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में यातायात के साधन कम थे, इस कारण से भी नहीं पहुँच पाए हैं। दूसरा था अंग्रेजों की नीतियाँ, जो अंग्रेज थे 1860 के बाद का अंग्रेजी शासन का काल था और यहाँ जो भी आपके आंदोलन जो अकाल पड़े उस दौरान जो भी राहत के पैकेज आपको दिए गए वह राहत का पैकेज का 50% से भी कम खर्च हुए हैं, 50% से भी कम खर्च किए गए। तो इतने में जो है समुचित व्यवस्था भी नहीं हो पाई और समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण बहुत सारे लोग 3 लाख के करीब लोग इस अकाल के दौरान मारे गए और इसके पश्चात जो बचे उन लोगों ने जो यहाँ की कर व्यवस्था थी उन कर व्यवस्थाओं के खिलाफ आंदोलन करना चालू कर दिया। कृषि संबंधी समस्याएं नेक्स्ट पॉइंट जो आर्थिक कारण के अंतर्गत है, तो कृषि संबंधी समस्याएं। तो कृषि संबंधी समस्याएं कहने का मतलब फिर से वहीं चले जाएंगे हम कि कृषक जो अपने जमीन को बनाते थे या जंगलों को काट के जो जमीन का निर्माण करते थे, खेती योग्य होती थी, उन पर भी अब टैक्स लगने लगी थी। फसल, बीज और दुर्भिक्ष के दौरान जो अकाल पड़े थे उसके बाद से इनका जो जीवन है वह एक दिशा पर नहीं चल रही थी। इस दौरान क्या हुआ था कि जो कृषि कार्य में लगे खेतिहर मजदूर थे उनके पास अकाल के दौरान जो गाय बैल होते हैं जिससे खेती की जाती है, उन गाय बैलों का भी समस्या आ गई थी, वे लोग उसे भी जीवित नहीं रख पाए थे। तो फिर से कृषि कार्य ये संपन्न कैसे करते या उत्पादन कैसे करते, इस कारण से भी ये इस समय बहुत सारी समस्याएं आए। इसके पश्चात वन में कानून बनाए गए, वनों से संबंधित कानून बनाए गए और वनों को कैटेगरी में बांटे गए। आज भी वनों की कैटेगरी है आरक्षित, संरक्षित और रिजर्व जो होते हैं, इस प्रकार के जो वन हैं। खुले वनों में इस दौरान भी सभी को आपको जाने की आज़ादी थी, परंतु जो आपके वन रिजर्व हो जाते थे उन वनों से ना तो पत्ते चुने जा सकते थे और ना ही वहाँ पे पेड़ पौधे या लकड़ियाँ काटे जा सकते थे। जलावन की लकड़ियों के लिए भी इन्हें अब सोचना पड़ने लगा था। जो जंगल, जिस जंगल के ये निवासी थे, उसी जंगल पर अब इनका अधिकार नहीं रह गया था। ये जंगल आदिवासी जो जंगल के जन्म से ही जंगल में पले बड़े होते हैं, ये आदिवासियों को जंगल से दूर किया जाने लगा था। जंगल इनकी जो जीविकोपार्जन के लिए जो मुख्य रूप से जंगलों पर आश्रित थे, यहाँ की लकड़ियाँ काटना, लकड़ियों को बेचना, लकड़ियों से तरह तरह के निर्माण कार्य करना, जो जंगल के वनोत्पाद होते हैं उनसे अपना निर्माण कार्य करना या वनोत्पाद को बेच के कुछ आय कमाना, ये सारी कामें इस दौरान बाधित हो चुकी थी। तो आर्थिक कारण के अंतर्गत यह वनों के जो उत्पाद थे यह बहुत बड़े कारण के रूप में सामने आए और इसके चलते भी आदिवासियों ने जब उनको अपने जमीन से ही दूर किया जाने लगा तो वे लोग इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाए और वे आंदोलन की ओर आगे बढ़ गए। यहाँ देखिए सामाजिक कारण पर भी अगर हम दृष्टिकोण डालेंगे तो सामाजिक कारण में भी बहुत सारे कारण थे। अगर धार्मिक कारण बोलेंगे तो धार्मिक कारण भी इसमें, तो सामाजिक और सांस्कृतिक कारण के अंतर्गत हम इसे हम रख सकते हैं। सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक। सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक कारण के अंतर्गत भी इसे हम रख सकते हैं, क्योंकि अंग्रेज जब आए तो इनकी परंपराओं पर हस्तक्षेप करने लगे। जनजातीय परंपराएं अपने ही आप में अनूठी है, ये प्रकृति पूजक होते हैं। यहाँ जो सच्चाई होती है उसकी पूजा की जाती है। ये लोग साल के पेड़ को, बरगद के पेड़ को, पीपल के पेड़ को
पूजा करते हैं, शिलाओं की पूजा करते हैं, जो जीवित दिखते हैं उनकी पूजा करते हैं। तो जनजातियों की अपनी परंपराएं थी, जैसे कि यहाँ पे जो सरहुल हो गए या इस प्रकार के त्यौहार थे, उन त्योहारों को मनाने पर रोक लगाया जाने लगा। जैसे कि ये लोग वनों में जाके सेंद्रा जो होता है, दो सेंद्रा होते हैं इन लोगों के जीवन में, आदिवासियों के जीवन में, वो उन पर हस्तक्षेप करने लगे और जंगल में घुसने से भी इन्हें रोके जाने लगे। ये अपने परंपराओं का निर्वाह नहीं कर पा रहे थे, अपने सामाजिक दायित्वों का भी निर्वाह नहीं कर पा रहे थे। तो ऐसी स्थिति में वे लोग आंदोलन की ओर अग्रसर पड़े। आदिवासियों को इस दौरान हीन समझा जाता था, क्योंकि सही बात है कि जब दीकू लोग यहाँ आए तो वे थोड़ा सुशिक्षित थे और आदिवासी यहाँ के जो मूलवासी थे वो उतने पढ़े लिखे या बोलिए देखने में योग्य या सुयोग्य अपने आप को महसूस नहीं करते थे। इस कारण से उनमें हीनता की भावना आ रही थी। साथ में आप अगर देखेंगे तो आदिवासी को हीन बनाने में जो बाहरी लोग थे वे किसी भी प्रकार से कमी नहीं की। जब अंग्रेज आए तब भी इनके साथ यही हीनता की भावना चलती रही, क्योंकि उन्हें हमेशा बेवकूफ़ समझा जाता था और किसी भी बात को लेके उन्हें यह शो किया जाता था कि तुम तो ऐसे ही पैदा हुए हो, तुम तो यही जीवन जीना जानते हो। परंतु वास्तविकता ये नहीं था। ये प्रकृति के करीब थे और प्रकृति के साथ इनका लेना देना होता था। वे बाहरी दुनिया से, बाहरी आडंबरों से बचे हुए थे। ऐसा प्रकृति, जो जिस प्रकृति में ये रहे उस पर ही ये अपने जीवन यापन जीना चाहते थे। और इनके जब हीन भावना का ग्रसित होने लगे तो इन्होंने उन हीनताओं को, बंधन को तोड़ के अपने आप को आज़ादी की ओर झोंकना चालू किए और इसका नतीजा विद्रोह के रूप में हुआ। ईसाई धर्म का प्रचार इस दौरान, अंग्रेज जब आए तो ईसाई धर्म का प्रचार जोर शोर पर होने लगे। कई मिशनरियाँ यहाँ बन गई और हमारे यहाँ के जो आदिवासी थे, जो आम जनता थे, सीधे साधे जनताओं को बरगला के उन्हें ईसाई धर्म को अपनाने पर मजबूर किया जाने लगे। इन लोगों को शर्त रखा जाने लगा कि अगर आप ईसाई धर्म को कबूल कर लेते हैं तो आपको ये फायदे दिए जाएंगे, और अगर आप कबूल नहीं करते हैं ईसाई धर्म को तो आपके साथ ये प्रॉब्लम भी क्रिएट होंगे। इस प्रकार से उन लोगों का धार्मिक जीवन भी आपका समाप्त होने लगा। तो धार्मिक जीवन, सांस्कृतिक जीवन और जो यहाँ के सामाजिक जीवन थे उस पर भी ये लोग कठोराघात करने लगे। इस प्रकार से अगर देखेंगे तो आदिवासियों की जो सामाजिक रीति रिवाज थी और जो सामाजिक ताना बाना था, उस ताने बाने को तोड़ने का कोशिश उन लोगों ने किया। बाहरी लोग जो भी आए यहाँ पर आदिवासियों का शोषण करना चालू किया। जो भी यहाँ पर निवास करने आए उनकी सिर्फ यहाँ की संपदा पर नज़र थी। जो यहाँ आए इसके यहाँ के संपदा को लूटने के लिए आए और आदिवासियों का शोषण किए उन्होंने। इस कारण से आदिवासी उद्वेलित हो गए, जिसका नतीजा था इतने सारे विद्रोह, ढाल, चुआर, चेरो, भोक्ता, घटवाल, पहाड़िया, तमार, तिलका मुंडा हो, आपका कोल्स, भूमिज, बिरसा, संथाल, सारे विद्रोह यहाँ पर हुए। लगभग हमें 13 विद्रोह कम से कम पढ़ने हैं झारखंड सेक्शन में, और 13 विद्रोह से प्रश्न आते हैं। तो जैसा कि आप सभी से मैं चर्चा के पहले ही बात किया था कि यहाँ पर से जो क्लासेस होंगे वह रेगुलर वाइज पर क्लासेस हो जाएंगे, और जो क्लासेस होंगे बहुत डीप होंगे, क्योंकि आपको यह चैनल किसी भी चीज़ की मोहताज नहीं है और इस चैनल में आपको संपूर्ण ज्ञान की गारंटी ली जाती है। आपको यहाँ पर वो ज्ञान दिया जाएगा जिससे आप कभी परीक्षा में असफल नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के बाद ही कोई वीडियोज अपलोड होते हैं। धन्यवाद। आज का क्लास जो इस वीडियो का है, इस सेशन का है, यहाँ पर मैं समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट सेशन में आप आएंगे तो झारखंड से संबंधित जो विद्रोह है उन विद्रोहों को चर्चा करेंगे, चाहे वह टाना भगत आंदोलन हो, संथाल विद्रोह हो, बिरसा आंदोलन हो, ढाल विद्रोह हो,
ज्वार विद्रोह हो, चेरों का विद्रोह हो, भूमिज विद्रोह हो या मुंडा विद्रोह, सभी विद्रोहों को मैं सिलसिलेवार ढंग से एकदम सजा के ईस्वी सन के आधार पर आपके सामने पेश करूंगा और आपकी परीक्षा को आसान करने का भरपूर कोशिश करूंगा। आप सभी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें दोस्तों, क्योंकि झारखंड का तभी भला हो सकता है जब हमारे झारखंड में योग्य और कर्मठ अधिकारी आएंगे जो अपने कार्य के प्रति और अपने सेवा भावना के प्रति इस झारखंड राज्य को आगे अग्रसर करेंगे और नए नए आयाम तक लेके जाएंगे। इन्हीं वाक्यों के साथ मैं आज का सेशन यहाँ पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जोहार। जय हिंद। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।